फाइन। तो देखो आज हम लोग 3 एडिटोरियल्स कवर करेंगे इस क्लास में। पहला जो एडिटोरियल्स होगा इसमें ये बताने का प्रयास किया गया है कि देखो चाइना ने तो कंटिनेंटल फ्रंट पे तो घेरा ही घेरा, एट द सेम टाइम वो मैरीटाइम थिएटर यानी कि मैरीटाइम फ्रंट पे भी हमें घेर रहा है। वही इंडियन ओशन रीजन में चाइनीज़ प्रेजेंस, जिबौती से लेके कैप्यू पोर्ट, हम्बनटोटा, मालदीव्स के साथ अभी जो बात हो रहा है ना, तो हमें साफ साफ नज़र आता है कि बहुत ही ज़्यादा इंडियन ओशन में भी चाइनीज़ प्रेजेंस देखने को मिल रहा है। तो हम क्या करें, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा सिक्योरिटी चैलेंजेस है। तो उसी से रिलेटेड एडिटोरियल आया है। 27 देखो, FCRA लाइसेंस कैंसलेशन। तो ये जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है ना, तो क्या है कि बहुत सारे NGOs का, स्पेशली ये 2 इंपॉर्टेंट NGOs है, एक सेंटर फॉर पब्लिक रिसर्च और एक दूसरा विजन वर्ल्ड समथिंग NGO है, अभी बताएंगे थोड़ी देर में। ये दोनों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। तो बहुत सारा क्रिटिसिज्म हुआ MHA का, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, यानी कि सरकार का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ये क्यों किया गया है, FCRA क्या है, कब ये आया था, 2020 में जो अमेंडमेंट हुआ तो क्या क्या प्रोविजंस उसके अंदर आया है, सुप्रीम कोर्ट का 2022 का जजमेंट, वो सभी चीज़ हम लोग इस क्लास में समझेंगे। उसका 28 देखो, इंडियन क्लाइमेट, IMD का 150 साल हुआ, इसलिए UPSC में पूछा जा सकता। 150 ईयर्स कंप्लीट किया IMD ने, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। जो आज देखते हो ना 7 डिग्री 4 डिग्री जो भी दिखाता है, सब IMD का ही तो रिपोर्ट है। इसका अपना अपना रीजनल सेंटर है, जानते हो। तो अब इसमें ये बोला गया है कि रीजन स्पेसिफिक प्लान होना चाहिए। जैसे अभी अभी क्या है, इससे पहले याद करो कि तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा वर्षा हो गया एक ही दिन में, 24 घंटे के अंदर 90 प्लस सेंटीमीटर रेनफॉल हो गया। वो तो प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाएगा, इसलिए कहा गया था ना कि असेंबल मॉडल पे काम करना चाहिए, वही प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल पे काम करना चाहिए। क्योंकि अभी का जो मॉडल है वो तुम्हारा क्वांटिटिव टर्म्स पे है, सॉरी क्वालिटिव टर्म्स पे, क्वांटिटी टर्म्स पे है। तो क्वांटिटी टर्म्स में 20 से लेकर 25 सेंटीमीटर तक ही हो पाता है, मतलब प्रिडिक्ट कर पाते हैं रेनफॉल। इसलिए अच्छी बात है कि हमारा IMD भी अब असेंबल मॉडल पे काम कर रहा है। और हमारे पास 2 सुपर कंप्यूटर है ना, प्रत्यूष एंड मिसिर समथिंग है, प्रत्यूष और एक दो सुपर कंप्यूटर है, अभी बताएंगे थोड़ी देर में। तो इसलिए स्टूडेंट हमें रीजन स्पेसिफिक प्लान करना चाहिए। यानी देखो अब डिस्ट्रिक्ट, अब बेगूसराय एक डिस्ट्रिक्ट है, अब इस बारिश होगा तो पूरा बेगूसराय में थोड़ी बारिश होगा, कुछ किसी ब्लॉक में होंगे, किसी ब्लॉक में नहीं होंगे, यानी किसी तहसील में होगा, किसी तहसील में नहीं होगा। इसलिए नीचे लेवल पे जाके बात होना चाहिए, ताकि फार्मर्स को पहले ही अलर्ट हो सके। नहीं तो हम तो यदि मान लो कि बेगूसराय में बारिश होता है, हम कहें कि बेगूसराय में बारिश हुआ। अरे बेगूसराय बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ कहाँ बारिश हुआ, कितने ब्लॉक्स है इसके अंदर। तो ब्लॉक वाइज प्लानिंग होना चाहिए, कहने का मतलब ये नीड ऑफ द आवर है, ताकि फार्मर्स को पहले ही अलर्टनेस मिल सके। लेट्स स्टार्ट द क्लास। 26 देखो, GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन। मामला देखो क्या है, देख सकते हो कि ये जो चाइनीज़ जो आर्मी है, चाइनीज़ जो नेवी, इसका प्रेजेंस बढ़ते चला जा रहा है इंडियन ओशन रीजन में, और ये हमारे लिए बहुत खतरा का बात है। अब देखो 370 शिप्स ज़्यादा हो चुके हैं इनके, सबमेरीन शिप्स और सबमेरीन मिला के 370 हो गए हैं। 140 मेजर सरफेस कॉम्बेटेंट्स है इसके पास। आने वाले समय में 2030 तक कम से कम 435 शिप्स होने का चांसेस है। और जहाँ तक सवाल है भारत का, तो भारत में केवल 132 वार शिप्स है। तो कैसे मुकाबला करेगा, चाइनीज़ का प्रेजेंस बढ़ते चला जा रहा है। देखो इसका शिप, सबमरीन, सब इसका मात्रा बढ़ते चला जा रहा है। आगे देख सकते हो, ये मात्र 5-6 साल में चाइना का प्रेजेंस बहुत ज़्यादा दिखा है इंडियन ओशन रीजन में। एग्जांपल देखो, जिबौती में भी उसका मिलिट्री बेस, जानते हो जिबौती है ना। उसके बाद देखो पाकिस्तान में, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना था ना $46 बिलियन का, तो उसमें ग्वादर पोर्ट को सजाया उसने, वो भी उसका ही हिस्सा हो गया। श्रीलंका से जो हम्बनटोटा लिया 99 ईयर्स के लिए, तो भी वहाँ पर नेवल बेस बना ही रहा है चाइना। कैप्यू पोर्ट देखो चाइना का, रखीन स्टेट का, जहाँ से रोहिंग्या भागा था, तो वो भी तो चाइना ने कैप्चर, मतलब चाइना ने वो उसको काम कर ही रहा है, बना ही रहा है नेवल बेस, है ना। चाइना देखो बार बार ये मालदीव्स के साथ इंगेज है आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने के लिए भी। और अभी जिस हिसाब से इंडिया के साथ अभी खराब रिलेशन हो गया मालदीव्स का, तो फ़ायदा उठा ही रहा है। जैसे हम जानते हैं कि 2018 के बाद जिस हिसाब से ईरान के साथ हमारा जो रिलेशन ख़राब हुआ, उसको गैप बढ़ा ना चाइना ने, वही तुम्हारा मालदीव्स के साथ भी हो रहा है। दूसरी बात है जो सीशेल्स, जानते हो सीशेल एक इंडिपेंडेंट कंट्री है इंडियन ओशन रीजन में, जो मॉरिशस के बगल में है। वो भी देखो वहाँ पे भी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट हो रहा है चाइना का। हाँ, कंबोडिया में भी तुम्हारा नेवल बेस बन रहा है। इतना ही नहीं, कोमोरोस जो तुम्हारा एक आइलैंड कंट्री है, वो भी चाइना का क्लब को ज्वाइन कर रहा है। तो इससे साक्षात हमें समझ में आता है कि इंडियन ओशन रीजन में चाइनीज़ का प्रेजेंस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, स्ट्रिंग ऑफ पल्स स्ट्रेटेजी के अंतर्गत। तो देखो यहाँ पे ये जिबौती देख सकते हो, हम्बनटोटा देख सकते हो तुम लोग, यहाँ कैप्यू पोर्ट देख सकते हो और मालदीव्स देख सकते हो पिक्चर में।
तो यहाँ से हम क्या समझे, देखो हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जिबौती से लेके म्यांमार तक, श्रीलंका तक, सीशल्स तक, मालदीव तक, ग्वादर पोर्ट पूरा कंट्रोल है। और चाइना इसलिए कर रहा है ताकि वो इंडिया को कंटेन कर सके, इंडिया को बहुत बड़ा थ्रेट पहुंचा सके, समझे ना। जहाँ तक सवाल देखो ग्लोबल साउथ में वो अपना वर्चस्व कायम करना चाहता है। तो इसलिए अब देखो वेस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट में कुछ भी होता है, आप बताओ ईरान और सऊदी अरब का वो संधि कराने के लिए तैयार है। अभी ईरान और पाकिस्तान में कुछ भी दिक्कत होता है तो चाइना करवाने के लिए आता है। एक टाइम यूनाइटेड स्टेट्स का काम था। तो वेस्ट एशिया में भी जो पॉलिटिकल वैक्यूम उसको भी फिलअप कर रहा है वो। और नॉट ओनली वेस्ट एशिया, अफ्रीका में भी ह्यूज इन्वेस्टमेंट इसका। अफ्रीका के साथ तो हमारा नेचुरल अलाइज है, स्ट्रैटेजिक अलाइज है, हमारा हिस्टोरिकल टाइज है, वो वहाँ पे भी चाइना का प्रेजेंस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो आगे देखो वही बताए, दो चीज़ देखो, एक तो चाइना दोनों ही फ्रंट पे हमें कंटेन कर रहा है। एक तो देखो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, मैकमोहन लाइन को लेकर हमेशा डिस्प्यूट होता है। और हम जस्ट कुछ दिन पहले पढ़े थे कि किस तरह हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने क्या बोला था कि चाइना वेदरिंग है ना, वेदरिंग को एज ए वेपन के रूप में यूज़ कर रहा है, समझे ना। तो ये कॉन्टिनेंटल फ्रंट पे तो वो हमें प्रॉब्लम चैलेंज हमें दे ही रहा है। एट द सेम टाइम मैरीटाइम थिएटर में भी, मैरीटाइम फ्रंट पे भी हमें वो चैलेंज दे रहा है। दूसरा देखो इंडिया का जो हिस्टोरिकल फ्रेंड्स है, जैसे हमारा अफ्रीकन कंट्रीज सब हो गया, बहुत अच्छा रिलेशन रहा, वहाँ पे भी उसका दबदबा है, वहाँ पे भी लॉट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो चाइना के लिए देखो इंडिया का जितना लॉस होगा उतना चाइना का गेन होगा। और इंडिया इसलिए अभी देखो हाउदी रेबल्स का जो उधर से अटैक हुआ तो इंडिया ने कुछ नहीं ना बोला, तो इंडिया बता कि यदि कुछ बोल देगा तो फिर ईरान के साथ रिलेशन खराब होगा, फिर चाइना को फ़ायदा मिलेगा। इसलिए हम चुपचाप अपना वेट एंड वॉच पॉलिसी खेल रहे हैं, समझ गए। तो इंडिया को क्या करना चाहिए यहाँ पे, व्हाट शुड इंडिया डू, इंडिया को क्या करना चाहिए यहाँ पे। इंडो पैसिफिक को लेके ध्यान वेस्टर्न कंट्रीज़ का भी है, हर समय उसने इंडो पैसिफिक बोला है। हाँ ये अलग बात है कि इंडो पैसिफिक का डेफिनेशन अलग है, जापान का अलग है, इंडिया का अलग है, उन लोग का अलग है, मगर हमें ऐसे लाइक माइंडेड कंट्री को साथ में लेना चाहिए। जैसे क्वाड देखो, क्वाड जितना ही बना खाली पेपर में ही काम हुआ है, ऑन ग्राउंड रियलिटी में भी काम होना चाहिए। तो इसलिए लाइक माइंडेड कंट्री से काम देखो। अभी इंडियन ओशन रीजन में चाइना एक बिग पावर है, हम जानते हैं कि चाइना इतना बड़ा पावर और भी है, उधर यूनाइटेड स्टेट्स है, यूके है, फ्रांस है, जर्मनी है। यदि ऐसे लाइक माइंडेड कंट्रीज़ के साथ यदि हम कोलैबोरेट करें तो अच्छी बात है, क्योंकि इंडियन ओशन रीजन में इंडिया एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री है। यदि यहाँ पे कुछ दिक्कत हो जाए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर ऑस्ट्रेलिया ऐसे कंट्री को भी एक साथ जोड़ो। तो वही बोला है कि यदि चाइना चैलेंज दे रहा है यहाँ पे, इंडिया का रीजनल सिक्योरिटी को प्रॉब्लम हो रहा है, तो जाहिर सी बात है हमें यूनाइटेड स्टेट्स और इसके अलाइज को बुलाना चाहिए, उसके साथ कोलैबोरेशन करना चाहिए, समझे ना। अदरवाइज दिक्कत होगा, क्योंकि इंडियन ओशन रीजन में इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। यदि इंडिया लाइक माइंडेड कंट्री के साथ नहीं आया तो हो सकता है कि आने वाले समय में इसका प्रेजेंस और बढ़ते चला जाएगा और इतना आगे चला जाएगा हम कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए समय रहते हुए लाइक माइंडेड कंट्री के साथ हमें कोलैबोरेशन करना चाहिए और इंडियन ओशन रीजन में चाइना को कंटेंट करना चाहिए। समझ में आ गया ना। आगे देखो सेकेंड एडिटोरियल, हाँ जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। तो देखो मामला क्या है। अभी देखो CPR, ये सेंटर फॉर पब्लिक रिसर्च, एक एनजीओ, बहुत बड़ा एनजीओ है, बहुत प्रतिष्ठित एनजीओ है, समझे ना, बहुत बड़ा एनजीओ है। और दूसरा वर्ल्ड विजन इंडिया, ये और सबसे बड़ा एनजीओ है। दोनों का लाइसेंस रद्द हो गया। किसने लाइसेंस रद्द किया? MHA ने। अब ये दोनों एनजीओ, जानते हो ना एनजीओ बहुत इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी के लिए, एनजीओ का काम बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जीएस पेपर 2 में दिया गया ना तुम लोग का। तो अब यहाँ पे समझो कि ये बाहर से फॉरेन एड लेता है, फॉरेन इंटरनेशनल एड मिलता है, तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा MHA से, दुनिया भर का चीज़। और यदि कहीं कोई प्रॉब्लम है तो MHA को पास पूरा पावर है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का पूरा पावर है कि इसका लाइसेंस सस्पेंड कर सकता है या इसका लाइसेंस रद्द कर सकता है। तो वही चीज़ किया है। MHA ने बोला है कि ये जो सेंटर फॉर पब्लिक रिसर्च है, जो NGOs है, ये जो बाहर से डोनेशन ले रहा है, ये डोनेशन का यूज़ कर रहा है प्रोटेस्ट करवाने के लिए। जो प्रोटेस्ट हो रहा है वहाँ पैसा दे रहा है, ये तो काम नहीं था NGOs का। यदि इंडिया में प्रोटेस्ट हो रहा है तो सरकार के अगेंस्ट ही हो रहा होगा। अब ये पैसा बाहर से आके प्रोटेस्ट में लगा रहा है तो गलत बात ना है। इस चीज़ के लिए तो बाहर का आदमी पैसा नहीं दे रहा। बाहर का फॉरेन इंटरनेशनल जो एड आ रहा है प्रोटेस्ट को समर्थन करने के लिए थोड़ी आ रहा है, तो ये दोषी पाया गया, इसलिए इसका रद्द हो गया। बात समझे? हाँ बिल्कुल। अभी मैं क्राइटेरिया के बारे में बात करूँगा। तो क्या क्या फाइंडिंग पाया गया, क्यों पब्लिक ये सेंटर फॉर पब्लिक रिसर्च जो NGO है इसका क्यों सस्पेंड किया गया है, इसका क्यों लाइसेंस रद्द किया गया। तो वही MHA अपना बता रहा है तुम लोग को कि सेंटर फॉर पब्लिक रिसर्च ने क्या किया कि जो फॉरेन डोनेशन आया वो फंड में, वो प्रोटेस्ट में दे दिया पैसा, समझे, लीगल बैटल लड़ने में दे दिया। अब जो भारत में जो बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स होते हैं, माइनिंग बनता है, डैम वगैरह होता है, दुनिया भर का चीज़, अब वो बाहर जो पैसा आया उसके लिए लड़ रहा है, लीगल बैटल लड़ रहा है। वो चीज़ के लिए तो पैसा नहीं दिया गया था उसको, और इसके वजह से भारत का जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उसमें दिक्कत हो रहा है। तो यही कारण है कि हम इसका लाइसेंस रद्द करते हैं।
MHA का बयान आया। इसने ये भी बोला है कि इसमें जो थिंक टैंक है, यानी कि सेंटर फॉर पब्लिक रिसर्च जो NGOs है, इसमें जो थिंक टैंक समझते हो ना, जो इंटेलेक्चुअल पर्सन सब जो है वो सब इंगेज है और पब्लिश कर रहे हैं। वो लोग करंट अफेयर्स प्रोग्राम पब्लिश कर रहे हैं। क्या होता है करंट अफेयर्स प्रोग्राम, यहाँ पे ध्यान दो। करंट अफेयर्स प्रोग्राम पूरा सरकार का डोमेन का चीज़ है। सरकार कोई पॉलिसी बनाती है ना, सरकार अपना पॉलिसी, जैसे एयर क्वालिटी से रिलेटेड पॉलिसी बनाएगी, कितना क्या काम हुआ, ये सब करंट अफेयर्स प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। इसमें NGOs का कोई दबदबा नहीं होना चाहिए, NGOs का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। मगर देखो इसने क्या किया, इसका जो थिंक टैंक इन्वॉल्व था, किसका, CPR का, सेंटर फॉर पब्लिक रिसर्च जो NGOs है, उसका जो थिंक टैंक है वो पूरा तुम्हारा करंट अफेयर्स प्रोग्राम में शामिल है। यदि करंट अफेयर्स प्रोग्राम में शामिल है, इसका मतलब जो FCR फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है उसका नॉर्म्स को उसने वायलेट किया है, समझे। तो इसमें वो देखो CPR ने क्या किया, एक रिपोर्ट दिया, एयर पोल्यूशन ओवरव्यू ऑन द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एक्ट 2021, ठीक है। अब उसके ऊपर व्यू दिया है वो, तो गलत बात है, उसके डोमेन में आता ही नहीं है। इसलिए MHA ने बोला है कि एक सेक्शन 3 ऑफ FCRA का वायलेशन है, इसलिए हम इसका लाइसेंस रद्द किए हैं। तो देख रहे हो ना, इसका लाइसेंस रद्द करने के पीछे लॉजिक क्या है कि जो भी पैसा बाहर से आ रहा है वो प्रोटेस्ट में जा रहा है, लीगल बैटल लड़ने में जा रहा है। और दूसरी बात है करंट अफेयर्स प्रोग्राम में भी शामिल है, जो कि उसका डोमेन है ही नहीं, इसलिए उसका लाइसेंस रद्द किया है, समझे। दूसरी बात है, देखो यहाँ पे वर्ल्ड विजन इंडिया, ये NGO है, बहुत बड़ा NGO है, भारत में सबसे बड़ा NGO कह सकते हो इन टर्म्स ऑफ फॉरेन, जो इंटरनेशनल एड जो सबसे ज़्यादा लेता है उसमें सबसे बड़ा ये संस्था है। सबसे इंडिया में सबसे ज़्यादा जो पैसा आता है इसी संस्था को मिलता है, NGOs को। तो इसने क्या किया कि देखो 2012 से लेकर 2021 तक, ये लगभग तो कह सकते हो लगभग 10 साल कह सकते हो, 10 साल इसने बहुत सारे नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया, वायलेट किया। उसी को देखते हुए इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो रद्द कर दिया गया, समझे ना। और ये NGO कब बना था, जो भी NGO 1986 के एक्ट से बना था। आगे देखो, तो हमें ये समझना होगा कि आखिर ये क्या चीज़ से जुड़ा हुआ है। देखो बच्चे लोग, 1976 में इंदिरा गांधी का जब सरकार था तब FCRA आया था। इंदिरा गांधी इमरजेंसी के टाइम में पूरा क्या करना चाहेगी, क्योंकि बाहर से यदि फंड आएगा फिर इंदिरा गांधी को चुनौती मिलता तो दिक्कत होता है, इसलिए इंदिरा गांधी एक एक्ट के साथ आई, FCRA एक्ट 1976। इस चीज़ को समझा गया और 2010 में इसी को रिपील कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। 1997 में ख़त्म करके फिर सिमिलर लाया गया, FCRA 2010, मनमोहन जी का सेकेंड टेन्योर, ठीक है। अब 2010 में अब फिर मोदी जी जब आए तो 2020 में मोदी जी ने फिर कुछ पॉइंट्स उसमें ऐड किए हैं। तो इसलिए जो अमेंडमेंट है वो तुम्हारा 2020 का अमेंडमेंट है, और 1976 बिगिनिंग है, बट वो 1976 खत्म हो गया, 2010 में नया आया है। नया को फिर तुम्हारा अमेंडमेंट किया, रिप्लेस ने अमेंडमेंट किया 2020 में, समझे। तो वही लिखा गया है, देखो कि पहली बार 1976 में इनैक्ट हुआ था, 1976 वाला फिर रिपील किया, उसको रिप्लेस किया 2010 में, फिर 2010 में थोड़ा अमेंडमेंट हुआ सितंबर 2020 में, समझा। और इसको रेगुलेट करने वाला जो एजेंसी कौन होगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो अमित शाह जी के अंदर आएगा। नंबर 2 देखो, इसमें क्या बोला गया कि जो भी NGOs जो बाहर से पैसा रिसीव करेगा, फॉरेन डोनेशन रिसीव करेगा, तो उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना है। और जो इनिशियल जो पीरियड होगा 5 साल के लिए होगा, और यदि 5 साल में ठीक फॉलो कर रहा है, नॉर्म सब फॉलो कर रहा है, तो फिर रिन्यू कर दिया जाएगा। तो पहला जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा उसमें आपको 5 साल तक के लिए काम करने दिया जाएगा। जैसे ही 5 साल खत्म होगा फिर आपको रिन्यू करना पड़ेगा, ऐसा कुछ आया समझ में ना। तो सब्सिक्वेंटली हाँ, प्रोवाइडेड कि आपको नॉर्म्स सब कंप्लाई करना होगा। यदि आप नॉर्म्स कंप्लाई नहीं कर रहे हो तो आपको सस्पेंड भी किया जा सकता है 180 दिन के लिए। देखो तीसरा नंबर, देखो जो भी रजिस्टर्ड एसोसिएशन जो NGOs वगैरह है, वो पैसा जो रिसीव कर रहा है तो कुछ पर्पस के लिए ना, सोशल पर्पस हो सकता है, एजुकेशनल पर्पस हो सकता है, रिलीजियस पर्पस, इकोनॉमिक पर्पस और कल्चरल पर्पस। अब ये लीगल बैटल के लिए नहीं होना चाहिए, और प्रोटेस्ट को फंड करने के लिए नहीं होना चाहिए, करंट अफेयर्स प्रोग्राम में शामिल होने के लिए नहीं होना चाहिए, ये कहीं पे भी बात नहीं है। यदि ऐसा करता है तो फिर FCRA नॉर्म्स का वायलेशन कर रहा है। आ रहा है समझ में, तो इस पर्पस में जाना चाहिए पैसा। NGO देखो, NGO क्या करना है, यदि NGO अब फंड बाहर से ले रहा है, उसके वजह से सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया पे कोई तरह का फर्क पड़ता है, तो वो NGO कैंसिल कर दिया जाएगा, उस NGO का जो लाइसेंस रजिस्ट्रेशन है वो पूरा कैंसिल हो जाएगा। आन समझ में। आगे देखो 5 नंबर, देखो हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जानते हो पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्ट्रल बॉन्ड रिसीव करती है ना, यदि बाहर का कोई कंपनी है, बाहर का कंपनी का कोई सब्सिडी, जैसे मान लो कोकोला का सब्सिडी इंडिया में होगा, तो उससे पैसा रिसीव कर सकता है पॉलिटिकल पार्टी सब, बीजेपी, कांग्रेस पार्टी जो भी रिसीव कर सकती है, ये कर सकती है इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू। दूसरा तरीका क्या है कि मान लो कि इंडियंस कोई कंपनी है जो जिसका बाहर प्रेजेंस है, उसमें 50% शेयर है हमारे इंडियंस का, तो उस कंपनी से भी पॉलिटिकल पार्टी पैसा रिसीव कर सकता है, वो भी FCRA नॉर्म्स के अंदर ही आता है। आया समझ में ना। मगर बाहर जो कंपनी है उसमें कम से कम 50% इंडियंस का होना चाहिए, 50% या 50% से अधिक शेयर होना चाहिए इंडियंस का। जैसे हमारे इंडियंस का बहुत सारा, टाटा देखो, एयरटेल देखो, तो बाहर बहुत सारे कंपनी में 50% से ज़्यादा उसका प्रेजेंस है, तो वो कंपनी से भारत में
भारत के पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन कर सकती है। आ रहा है समझ में ना, ये भी FCRA के अंदर ही आएगा। छठा नंबर देखो, छठा नंबर में क्या बोला गया कि यदि मान लो कि MHA जब इंस्पेक्शन करती है और पता चलता है कि जो भी पैसा आ रहा है बाहर से उसके वजह से वायलेशंस हो रहे हैं, एडवर्स इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो उस समय FCRA रजिस्ट्रेशन 180 दिन के लिए कैंसिल हो सकते हैं, 180 दिन के लिए सस्पेंड हो सकता है, परमानेंट नहीं, 180 दिन के लिए, ठीक है, बाद में फिर देखा जाएगा। हाँ, 7 नंबर इंपॉर्टेंट, 7, 8, 9 ये तुम्हारा 2020 के अमेंडमेंट में हुआ था। तो 2020 में बोला गया कि जितने भी NGOs है सबको, बच्चे लोग जो फॉरेन फंड्स को रिसीव करता है, सबको अपना एक बैंक अकाउंट में अपना खाता खोलना है। और वो बैंक अकाउंट कौन सा होगा? SBI, न्यू दिल्ली ब्रांच। न्यू दिल्ली SBI तो इंडिया में हर जगह है, मत दिल्ली ब्रांच में, क्योंकि दिल्ली ब्रांच वही SBI का जो दिल्ली ब्रांच होगा वहाँ पे सरकार अच्छे से मॉनिटर कर सकती है, इसलिए नंबर 1। और मान लो कोई दूसरा भी बैंक अकाउंट है, ऐसा होता है ना, एक कंपनी का, एक NGOs का बहुत सारा बैंक अकाउंट हो सकता है, तो बाकी जितना बैंक अकाउंट है मेन बैंक से, हाँ, वो तुम्हारा लिंक्ड होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 8 नंबर देख लो, जो भी आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो गए वो 20% ज़्यादा नहीं होना चाहिए। होता क्या था कि ये लोग आता था खाली, खाली इंफ्रास्ट्रक्चर सब बनाता था। नो, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, आपको कंप्यूटर रखना है, दुनिया भर का चीज़ रखना है, तो खाली 20% ही पैसा खर्च कर सकते हो। जो 100 रुपये मिल रहा है 20% ही खर्चा करना है। मत देखो, इसमें कुछ NGOs का हालत ख़राब हो जाएगा। बहुत सारे NGOs है जो एडवोकेसी ग्रुप्स, एडवोकेसी जिसका काम ही अवेयरनेस फैलाना है, जिसका काम ही है बहुत सारा चीज़ करना, तो उसमें बहुत सारे एक्सपेंसेस लगते हैं, तो वो NGOs को दिक्कत हो सकता है। बात समझे? तो 20% तो ठीक है, मैक्सिमम NGOs के लिए ठीक है कि इतना ही पे रखो। मगर कुछ NGOs जो जेन्युइन NGOs है, जो एडवोकेसी ग्रुप है, जिसमें एक्सपेंसेस ज़्यादा लगते हैं, उसको इम्पैक्ट कर सकता है ये वाला प्रोविज़न, समझे ना, 8 नंबर वाला। हाँ, 9th नंबर ये भी बोला कि एक NGO दूसरा स्मॉलर NGOs को पैसा नहीं दे सकता। हो क्या रहा था, यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा था, एक वाला NGO दूसरा दे रहा था, पता ही नहीं चल रहा था, मनी ट्रायल लेड वाला स्ट्रक्चर बन रहा था, मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा था। बोला कि ये भी नहीं करना है, मेन NGO दूसरे NGO को नहीं देगा, छोटे छोटे NGO को पैसा नहीं देगा, नहीं तो बहुत धांधलीबाजी हो रहा था। तो ये भी देखो अमेंडमेंट हुआ है 2020 में, समझे। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का क्या रोल है? यही कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, FCRA का देखने वाला यही है, और यही ऑडिट करेगा, इंस्पेक्शन करेगा NGOs का कि भाई सच में खर्च किया है कि नहीं किया। यदि सच में खर्च नहीं किया है तो फिर होगा 180 दिन के लिए तुम्हारा सस्पेंड, या फिर पूरा रजिस्ट्रेशन उसका गायब हो जाएगा, लाइसेंस ही रद्द हो जाएगा उसका, जो अभी हुआ है CPR का, अभी वर्ल्ड विजन वाला हुआ है, समझे ना। देखो NGOs, देखो 2015 में रूल्स तो कभी भी बन सकता है ना स्टूडेंट, जानते हो ना, रूल्स भी बनता है, पहले तो तुम्हारा लेजिस्लेशन बना, फिर 6 महीने के अंदर रूल्स बनता है, फिर बाद में भी रूल्स बन सकता है। 2015 में रूल्स आया, मोदी जी जब आए तो रूल्स आया, तो उसमें ये भी था कि NGOs को रिटर्न्स फाइल करना है क्वार्टरली, 3 महीना में, साल में कितना, साल में 12 मंथ होता है ना, 3 महीना में तुम्हारा रिटर्न्स फाइल करना है, 4 बार करना है 1 साल में। तो ये जो वर्ल्ड विजन वाला बताया था ना, यही फाइल नहीं किया रिटर्न्स, 10 साल में रिटर्न्स फाइल नहीं किया। देखो हुआ क्या, समझो बात को, 2010 में मनमोहन जी का सरकार ला तो दिए, मगर ठीक से देखे नहीं उसको। मोदी जी जैसे आए उसमें टाइट कर दिए कि भाई जब FCRA का नॉर्म से तुम वॉयलेट कर रहे हो तो तुमको देंगे बढ़िया से हम। बात समझे, लाया तो मनमोहन जी नहीं, मगर उस पर बहुत सीरियस चेक नहीं हुआ वो चीज़। अब मोदी जी के अंडर वो सीरियस चेक हुआ और अमेंडमेंट करके और ज़्यादा सीरियस कर दिया उसको। तो यहाँ पे देखो, इसमें साफ साफ बोला गया कि फॉरेन फंड्स यदि सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के अगेंस्ट होगा, तब फिर या कम्युनल हार्मोनी को डिसरप्ट करेगा, तो भाई कैंसिल हो जाएगा, और फिर क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी हो सकता है ऐसे NGOs के अगेंस्ट। तो देखो मामला जब 2020 में जब अमेंडमेंट किया गया, तो बहुत सारे NGOs में हरकम मच गया कि भाई ये तो पूरा हमारा व्यवस्था ही काट देगा, तो दौड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा 2020 में जब अमेंडमेंट किया, क्योंकि बहुत सारे NGOs को लगा कि ये संविधान के दायरे में नहीं है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि NGO का जीना तो बहुत ज़रूरी है डेमोक्रेसी के लिए, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है बोल के गया दौड़ने के लिए। 2020 का मामला 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने देखो बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में ये बोला, अप्रैल 2022 में फैसला सुनाया था कि सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया फर्स्ट, ठीक है। यदि कोई भी NGO अपना पैसा गलत तरीके से सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इसकी वजह से खतरा हो रहा है तो नो, NGOs को हटाओ। इंपॉर्टेंट क्या है, सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। और जो फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट है, मगर फंडामेंटल राइट्स पब्लिक लाइफ, पब्लिक जनरल पब्लिक के लिए भी तो उतना ही इंपॉर्टेंट है, खाली NGO बोलने से थोड़ी होता है, हमें मेंटेन करना होगा। इसलिए सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया फर्स्ट। आया समझ में ना। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने उस समय जो जजमेंट दिया पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के उसमें दिया था, पक्ष में दिया था। सेकंड नंबर देखो, इसमें कहा गया कि देखो अब सुप्रीम कोर्ट भी बोल रहा है कि जो ये लगभग 10 साल में ना बहुत ज़्यादा ही फंड्स आए हैं, लगातार बढ़ा है फंड्स, NGO जो रिसीव कर रहा है बहुत ज़्यादा। और गजब बात ये कि जो जिस चीज़ के लिए NGO ने रजिस्ट्रेशन किया था, जिस पर्पज़ के लिए, वहाँ पे खर्च नहीं कर रहा है, यानी कि NGOs धांधलीबाजी कर रहा है, ये पाया गया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी।
समझे। और इसमें लिखा है बहुत सारे एनजीओस तो स्टैट्यूटरी कंप्लायंस को फॉलो ही नहीं किया, इसलिए यदि कैंसिल हो गया तो सही तो है, और यदि क्रिमिनल प्रोसीडिंग उसके अगेंस्ट हो रहा है वो भी सही है, समझे। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट देखो वहाँ पे ये भी पाएगा, देखो बोले थे ना एक मेन एनजीओ छोटे छोटे एनजीओ को दे रहा था, तो वहाँ पे वही हो रहा है, मनी ट्रायल हो रहा है, मनी ट्रायल मतलब वही लॉन्ड्रिंग हो रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है, जो कि गलत चीज़ है। बात समझे। चौथा नंबर देखो, चौथा नंबर में ये बोला गया है स्टूडेंट कि गजब बात है ना, फॉरेन डोनेशन ले रहे हो, यदि बाहर से तुम पैसा ले, यानी कि नेशन के पास पैसा नहीं है अपना देखने के लिए, क्या इतना मतलब नेशन के पास पैसा नहीं है अपना सिटीजन को देखने के लिए, इतना बुरा स्थिति होगी कि बाहर से पैसा लेना पड़ेगा। इट इज़ अगेंस्ट, इट अंडरमाइंस द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ऑफ द नेशन, नेशन का जो एक मोरालिटी है उसको अंडरमाइन करता है। बाहर से पैसा लेने की जरूरत नहीं है यार, क्या भिक्षा मांग रहे हो बाहर फालतू का, इतना बड़ा कंट्री हम उल्टा पैसा देते हैं। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, देखो ये बहुत बड़ी बात है। 5 नंबर देखो, 5 नंबर में क्या बोला कि 2010 से लेकर 19 तक ये 10 साल में लगभग फॉरेन कंट्रीब्यूशन तुम्हारा डबल हुआ है। अब बहुत सारे तुम्हारे जो एनजीओ है उसने कंप्लाई नहीं किया है, यानी कि जो स्टैट्यूटरी नॉर्म्स है एफसीआरए का 2020 का वो फॉलो ही नहीं किया है। इसी हिसाब से तुम्हारा लगभग 20,000 एनजीओ का सर्टिफिकेशन जो रजिस्ट्रेशन है रद्द कर दिया गया है। तो साफ है सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो सरकार के बिहाफ में ही गया है, सरकार के फॉर्म में ही गया है। और देखो वही चीज़ को इन्वोक करते हुए दोनों का काट दिया, दोनों का लाइसेंस रद्द कर दिया, समझ गए ना। आगे देखो 28 देखो, जीएस पेपर 3 इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। यहाँ पे देखो आईएमडी 150 साल मनाएगा अपना। अब 150 साल मनाने का मतलब क्या कि बीटीसी खोला होगा आईएमडी को, है ना। तो देखो यहाँ पे आईएमडी कॉलोनियल टाइम से बना है, ये इसलिए बनाया था कि साउथ ईस्ट मानसून का जो मिस्ट्री था उसको सुलझाने के लिए, क्योंकि देखो ब्रिटिश का पहला इंटरेस्ट था रेवेन्यू, वेस्टेड इंटरेस्ट रेवेन्यू। अब ये लोग सोचते थे कि कौन सा टाइम में हम लोग वो करें, फार्मिंग करें, बेटर रहेगा। तो उसी चीज़ के लिए पहले समझा कि हमें समझना होगा कि हाँ हमें विंड मूवमेंट, रेन, सनशाइन ये या फिर जो फ्यूचर टॉरेंशियल रेनफॉल होगा, ड्रॉट होगा, ये पहले कंडीशन समझ लेंगे तो हमारा रेवेन्यू बढ़ जाएगा। यानी कि मतलब प्रिडिक्टेबल आप एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर सकते हो, इसलिए आईएमडी खोला था इसने, समझे। इंडियन भलाई के लिए नहीं खोला स्टूडेंट, ये अपना जो भी चीज़ ट्रेन से लेके जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना ब्रिटिश अपने लिए किया है। तो ब्रिटिश रेवेन्यू बढ़ाने के पर्पस पे आईएमडी वाला चीज़ खोला है ताकि उसको पहले ही जानकारी मिल जाए, क्योंकि साउथ वेस्ट मानसून तो मिस्ट्री तो होगा ही होगा, तो जान के उस हिसाब से प्रैक्टिस करें सो डैट दे कैन कलेक्ट मोर मनी, मोर रेवेन्यू जनरेट कर सके। देखो 150 साल हो, कितना बहुत सारा डेटा होगा ना, 150 साल हुआ तो इसका मतलब कितना डेटा पड़ा होगा, है ना। देखो साउथ वेस्ट मानसून के वजह से लगभग 76% इंडिया में रेनफॉल होता है, और जो नॉर्थ ईस्ट मानसून जिसको रिट्रीटिव मानसून भी कहते हैं उसके वजह से तुम्हारा 11% रेनफॉल होता है। अब यहाँ पे देखो जान के तुम हैरान हो जाओगे स्टूडेंट कि ये जो CEEW यानी काउंसिल ऑन एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर का तुम्हारा ये डेटा है, अभी आया है इस बॉडी का, इस संस्था का जो आया है, ये बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा है। देखो इसने बोला कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम रीजनल वेरिएशन है। रीजनल वेरिएशन समझते हो, तालुक लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, हाँ एक डिस्ट्रिक्ट में कितना बहुत सारा ब्लॉक होता है ना जी, ब्लॉक लेवल पर प्रॉब्लम है। बोलने के लिए तो बोल दिए कि बेगूसराय में बारिश हुआ, मुजफ्फरपुर में बारिश हुआ, मुजफ्फरपुर में कहाँ पे हुआ बारिश, बेगूसराय में कहाँ बारिश हुआ, तो इतना आसान नहीं होता है बोल देना, आपको ब्लॉक लेवल पे जाकर विजिट करना होगा। देखो यहाँ पे पूरा ये 40 साल का आंकड़ा को पूरी तरीके से कंपाइल करके बताया गया है कि मानसून रेनफॉल है तुम्हारा इस इंक्रीजिंग मोर देन हाफ, यानी कि लगभग 55%, यानी कि लगभग तुम्हारा भारत में जितने भी तहसील है उसमें 50% तहसील में मानसून रेनफॉल बढ़ा है। कहने का मतलब ये हुआ, समझे ना। 100% यदि ब्लॉक्स है तो लगभग 55% ब्लॉक में जो इंडियन मानसून है वो ज़्यादा मिला है, नंबर 1। दूसरा देखो 11% तुम्हारा 11% समझ रहे हो, ओवरऑल 11% रेनफॉल डिक्रीज हुआ है। और वैसा तहसील में यानी कि वैसा ब्लॉक्स में 68% एक्सपीरियंस रिड्यूस रेनफॉल इन 4 मंथ, यानी कि जो 4 मंथ है, जो इंपॉर्टेंट जो 4 मंथ होता है उसमें तुम्हारा 70% रिड्यूस हुआ है। लगभग 90% तुम्हारा जून और जुलाई के टाइम में रिड्यूस हुआ है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। 90% यदि रेनफॉल रिड्यूस हुआ वो भी मानसून के टाइम में, जुलाई से लेके देखो ना, जून से लेके जुलाई वाला वो टाइम में, समझ रहे हो ना। तो इसका मतलब जून और जुलाई बहुत पीक टाइम है तुम्हारा खरीफ क्रॉप्स के लिए, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वहाँ पे, आ रहा है समझ में ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि रीजनल कितना वेरिएशन है, देख रहे हो ना, बहुत वेरिएशन है। तीसरा नंबर देखो 30% जो भारत का डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ पे देखो डिफिसिट रेनफॉल है 30%। लगभग 40% तुम्हारा एक्सेसिव रेनफॉल है, 40% डिस्ट्रिक्ट्स में एक्सेसिव रेनफॉल है। जैसे कुछ तहसील देखो राजस्थान का, गुजरात का, सेंट्रल महाराष्ट्र का, कुछ तमिलनाडु का, जो कि हिस्टोरिकली बहुत ड्राई रहते थे, वहाँ पे सूखा होता था। अभी देखो वहाँ पे भी बारिश होना शुरू हो गया, वो भी वेटर होना शुरू हो गए। तो या तो क्लाइमेट चेंज होगा या फिर ये वेरिएशंस होगा, है ना। तो आगे देखो यहाँ पे
इधर का देखोगे पास्ट डिकेड का यदि रेनफॉल पैटर्न देखोगे 2012 से लेकर 2022 तक, तो 10% इंक्रीज हुआ है नॉर्थ ईस्ट मानसून में। जो रिट्रीटिंग मानसून है ना, जो मानसून लौट के आता है, उसमें 10% बढ़ोतरी हुआ है ये 10 साल में, समझे। और 80% देखो कहाँ पे वर्षा होगा, तमिलनाडु में। जानते हो कि जो रिट्रीटिंग मानसून होता है तमिलनाडु में ही ज़्यादा पड़ता है, 44 तेलंगाना में पड़ेगा, 30 लगभग 40% तुम्हारा आंध्र प्रदेश में, समझ गए ना। तो ये अब ये जो आंकड़ा मैंने कहा ना 40 साल का है, 1982 से लेकर 2022 तक का डाटा है। इंडिया पास वही प्रत्यूष और मिहिर सुपर कंप्यूटर है। हम पहले जो हम करते थे क्वांटिटेटिव प्रिसिपिटेशन एस्टिमेशन, जिसको बोलते हैं QPE, ये वाला। बट ये जो मेथड है 20 से लेकर 25 सेंटीमीटर तक ही आपका रेनफॉल प्रिडिक्ट कर पाता है। इसलिए देखो थैंक्स कि अब IMD ने बोला है कि अब हम असेंबल मॉडल्स पर चलेंगे। असेंबल मॉडल्स पर चलोगे तो इसमें क्या प्रोबेबिलिस्टिक है, प्रोबेबल वैल्यू सब है बहुत ज़्यादा। इसमें आप 90 सेंटीमीटर, 90 से ज़्यादा सेंटीमीटर आप प्रिडिक्ट कर पाते हो, ठीक है। तो देखो हमारे पास 2 सुपर कंप्यूटर है, प्रत्यूष और मिहिर, और 6.8 पेटाफ्लॉप्स का सुपर कंप्यूटर है, बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग यूनिट होगा इसका। अभी देखो हमारे पास 35 एडवांस डॉपलर वेदर रडार्स है। हमें कितना चाहिए, 80 से लेकर 100 चाहिए, बात समझे। तो हम कोशिश कर रहे हैं स्टूडेंट की जितना संख्या बढ़ाएंगे डॉपलर वेदर रडार्स का, उतना बेटर हम लोग दे पाएंगे, बेटर प्रिडिक्ट कर पाएंगे। आगे बढ़ो। तो इसलिए स्टूडेंट देख सकते हो लास्ट लाइन कि रीजन स्पेसिफिक प्लान हमें चाहिए, हमें जगह का चाहिए, हमें तहसील लेवल पे बात चाहिए। हमें ऐसा नहीं चाहिए कि महाराष्ट्र में क्या बारिश होगा, हमें ये नहीं चाहिए कोस्टल रीजन आंध्र प्रदेश में क्या बारिश होगा, क्या तेलंगाना में बारिश होगा, क्या कर्नाटक में, वो नहीं चाहिए। हमें तहसील लेवल का जानकारी चाहिए। तो इसलिए लिखा गया है, देखो अब इंडिया का जो मानसून है, बताओ ना, लॉन्ग ड्राई स्पेल, यानी कि लंबा लंबा सख्त बारिश नहीं हो रहा, फिर अचानक बहुत ज़्यादा बारिश हो गया, ये स्थिति हमने देखा ना। रीजनल वेरिएशन, सब स्पेशल वेरिएशन एंड टेम्पोरल वेरिएशन, अब पिछले साल भी देखे थे। इसमें देखो हाँ, ये अलग बात है कि किस वजह से ये वेरिएशन हो रहा है, ये अभी भी रिसर्च का विषय है। और ये नेचुरल वेरिएबिलिटी क्यों है, इतना क्यों ज़्यादा वेरी कर रहा है, क्या ये ग्लोबल वार्मिंग इसके पीछे, तो वो अभी एरिया ऑफ रिसर्च है, वो भी एरिया चलते रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि रीजन स्पेसिफिक प्लान हमारे पास होने चाहिए। तहसील लेवल का डेटा होगा तो ज़्यादा बेटर हम एग्रीकल्चर फार्मर सबको बता पाएंगे, और उस हिसाब से वो लोग स्टेप ले पाएंगे, और क्लाइमेट रेजिलिएंट बेटर हो पाएगा, वो स्ट्रेटेजी हम लोग बेटर कर पाएंगे। समझ गए ना, कंप्लीट।